Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss क्लास 12th के हम अलग अलग चैप्टर्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले। मेनली हम फिजिकल केमिस्ट्री पे बात करेंगे। सॉल्यूशन इलेक्ट्रो के हम पहले डिस्कस करेंगे, टाइम लगेगा तो और भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। आगे कह रहा है वेपर प्रेशर, एक क्वेश्चन बोल रहा है, मैं बहुत शॉर्ट में लिख लेता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज, उसने कहा वेपर प्रेशर बेंजीन का सर्टेन टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर फिक्स है 0.850 बार दे दिया इसने। फिर इसने बोला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने इसमें ऐड किया जो कि 0.5 ग्राम था, वो आपने इसमें ऐड कर दिया 39 ग्राम बेंजीन में। फिर इसने बात कही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हुआ वो 0.845 हो गया बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का मोलर मास बताओ, शायद आपको कुछ भी पता ना चला हो। तो मेन बात यह है कि उसने बोला कि आपके पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है आपको, तो आपने वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है। बेंजीन सॉल्वेंट का काम कर रहा है, इस लाइन से तो नहीं पता चला होगा आपको कि ये सॉल्वेंट है, लेकिन उसने बोला कि 0.5 ग्राम आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिलाया। तो इसका मतलब सॉल्यूट मिलाया कौन है, वो पता नहीं कौन है। कितना ग्राम मिलाया आपने इसमें, 0.5 ग्राम आपने इसमें मिला दिया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बन गया होगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया होगा। और कितने ग्राम बेंजीन में मिलाया, 39 ग्राम बेंजीन में ऐड कर दिया। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया वो कितना आया, पहले कितना था बेंजीन का, प्योर बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट का कितना था 0.850। जब आपने इसमें सॉल्यूट डाला तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया वो 0.845 हो गया। आपको समझ में भी आता होगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम ही आता है, तो कम ही आ रहा है। फिर उसने बोला कि सॉल्यूट जो आपने मिलाया उसका क्या निकालो, मोलर मास कैलकुलेट कर लो। पूरी सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर दो जगह आया है, या तो राउट लॉ में आया है पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स है, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, यही होता है राउट लॉ। तो इस राउट लॉ के इस फॉर्मूले में आता है एक तो, और आपको उसने बोला था डेफिनेट टेम्परेचर, और ये नियम ही तब लगता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये फॉर्मूला लग सकता है, या फिर हमने याली पढ़ाई करी है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। वेपर प्रेशर को लेकर के सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने यही पढ़ाई की है, दो, या तो ये या तो ये। अब एक उसने बोला जो बी होता है वो सॉल्यूट होता है, ए जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। ये बी जो है पी बी नॉट जो है वो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। अब क्योंकि ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है तो एक्चुअली में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल दिया था, तो क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल था तो वेपर ही नहीं बनाएगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो वेपर ना बना रहा हूँ। तो सॉल्यूट जैसे चीनी है, चीनी वेपर नहीं बना रही, तो वेपर प्रेशर कितना आता होगा, 0, 0 इंटू समथिंग 0, और ये लाइन 0 हो जाती होगी, जिसकी वजह से फॉर्मूला यही लगता होगा। आप इस फॉर्मूला में लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, पर इसी का बच्चा है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसी से पैदा होता है। इसे यहाँ लेते हैं, सब सॉल्व करते हैं तो ये वाला इक्वेशन बन जाती है, जिसको आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना था, तो मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो ये पता चले कि कौन से चैप्टर का सवाल है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये जो होता है वो सॉल्वेंट होता है ए, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि कितना दिया था 0.850 माइनस पी ए। पी ए क्या होगा, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। अब एक्चुअली होता क्या है कि P बराबर पी ए प्लस पी बी आता है, सबको पता होगा डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से। तो क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉन वोलेटाइल के लिए ये 0 हो जाएगा पी बी, क्योंकि वेपर प्रेशर 0 आएगा तो 0 इंटू समथिंग 0, तो पी बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं ये 0 हो जाएगा तो पी ए की जगह क्या मैं P लिख सकता हूँ, क्या P टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता रहा होगा या पार्शियल प्रेशर बता रहा होगा। तो क्योंकि ये सॉल्यूशन, इसकी जगह मैं P लिख सकता हूँ अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी कैसे आएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया है 0.845 बार, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.850। अब इज इक्वल टू एन बी क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मोल कैसे निकलेगा, मास अपॉन मोलर मास से। सॉल्यूट का मास कितना दिया है इसने, कितना सॉल्यूट मिलाया था आपने, 0.5 ग्राम मिलाया था। 0.5 अपॉन इसका मोलर मास, मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या मिलाया था आपने, तो उसका मोलर मास को मैं कैपिटल एम कंसीडर कर रहा हूँ, अपॉन सॉल्वेंट का मास, अपॉन सॉल्वेंट का मास अपॉन मोलर मास। सॉल्वेंट का मास कितना दिया था अपॉन इसका मोलर मास, क्योंकि बेंजीन है उसका मोलर मास क्वेश्चन में दिया था 78, मैंने लिखा नहीं, पर अगर नहीं भी दिया होता तो भी C6H6 का मोलर मास 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 कितना आता 78, प्लस क्या आना चाहिए था 0.5 अपॉन कैपिटल एम। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं तो ये सॉल्वेंट का मोल है और ये सॉल्यूट का मोल से, और हम ये मानते हैं कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो एन बी को नेग्लेक्ट कर लेते हैं उसके अमाउंट को। या तो वैसे एग्जैक्ट आंसर तो ऐसे ही आना चाहिए था, पर हम इसके मोल्स को हम सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल करते समय इसे नेग्लेक्ट कर लेना। तो ये यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा होगा 5, ये कितना रह गया होगा 4, 0,
और 0.005 आया होगा, अपॉन में कितना आया होगा 0.850 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.5 इंटू 78 अपॉन कैपिटल M इंटू 39, और M को यहाँ ले जाऊँगा, ये यहाँ और ये यहाँ, सब कुछ सॉल्व करके क्या आ जाएगा कैपिटल M क्या था, सॉल्यूट का मोलर मास था। तो मैं क्वेश्चन पे बस इतना ही बात कर रहा हूँ, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन आप करते रहना, मल्टीप्लाई डिवाइड, इस पर इतना ही डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसने बोला अ 5% सॉल्यूशन बाय मास, इसने बोला अ 5% सॉल्यूशन है बाय मास ऑफ केन शुगर, किसका, केन शुगर का दिया है, हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 271 केल्विन दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया इसने 273.15 केल्विन। फिर इसने बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहली बात उसने बोला 5% सॉल्यूशन बाय मास, मास का मतलब ये है कि परसेंट का मतलब होता है 100 में से 5 ग्राम, 100 ग्राम में से 5 ग्राम क्या प्रेजेंट है, केन शुगर प्रेजेंट है। तो आपको इतनी लाइन से ये समझ में आना चाहिए कि 5 ग्राम केन शुगर को या शुगर केन या सुक्रोज को आपने 95 ग्राम पानी में मिलाया होगा, क्योंकि पानी भी बोला हुआ है उसने, इसका मतलब पानी क्या रहा होगा आपके लिए, पानी क्या चीज़ रही होगी आपके लिए, सॉल्वेंट रहा होगा, और केन शुगर या सुक्रोज या गुड़ चीनी शक्कर क्या रहे होंगे आपके लिए, सॉल्यूट रहा होगा। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला करके जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया वो इतना था, जबकि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इतना दे रखा है। तो फिर उसने सवाल ये पूछा, डेटा तो शुगर केन का दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में ग्लूकोज का क्या पूछ लिया उसने आपसे, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया कि ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। अब मैं जब भी फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने हमेशा आपको कहा था कि ग्राफ बनाना ज़रूर से, तो आपको पता होगा कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और इस गैप को आप डेल्टा TF कहते हैं, जिसे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, पानी है, जो कि 273.15 केल्विन दे रखा है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है प्रॉपरली, एग्जैक्टली 271 केल्विन दे रखा है। तो इन दोनों का जो ये डेल्टा TF गैप आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या ये 2.15 केल्विन बन रहा होगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये गैप पता चल गया। इसका मतलब डेल्टा TF इसका दिया हुआ है, और आपका इसका जो निकालना है वो TF निकालना है, सॉल्यूशन का, ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा TF नहीं निकालना है। ये कौन से शुगर के लिए, कौन से सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं हम, केन शुगर वाले के लिए। तो ऐसे ही ग्राफ किसके लिए भी बनेगा, ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में यही पूछा है, ये डेल्टा TF नहीं पूछा गया है, कई बार आप डेल्टा TF निकाल के छोड़ देते हैं, पर उसने आपसे वो नहीं पूछा। चलो, फॉर केन शुगर सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, शुगर केन वाले सॉल्यूशन के लिए क्या बोल सकते हैं, केन शुगर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू IKFM, यही फॉर्मूला होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। लेकिन क्योंकि एक शुगर केन और ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वेंटो फैक्टर I की वैल्यू 1 आती है, तो आप I लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये इक्वेशन 1 मान ली मैंने, और डेल्टा TF अभी आपने शुगर केन का निकाला था, जो कि कितना था 2.15 केल्विन। KF की वैल्यू नहीं दी, कोई बात नहीं। मोलैलिटी, कंसंट्रेशन, मोलैलिटी कैसे आता है, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यस और नो, ये फॉर्मूला होता है। तो 2.15 केल्विन इज इक्वल टू KF इंटू मोल्स कैसे आएगा, मास अपॉन मोलर मास से, किसका मास, सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन है केन शुगर में, शुगर केन ही है। तो और उसका मास कितना दिया हुआ था 5 ग्राम, मास अपॉन मोलर मास। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, केन शुगर का भी वही है, गुड़ चीनी शक्कर सब केन शुगर वो सब चीनी है। तो ये आया होगा अपॉन में क्या आया होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कितना होगा सॉल्वेंट का मास 95, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके लिए 1000, क्योंकि आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना। और इसकी यूनिट ग्राम रही होगी, मोलर मास से तो ग्राम पर मोल रहा होगा अगर यूनिट की बात कर लूँ तो। इस डेटा को मैं फिलहाल इतना ही रोक रहा हूँ। अब मैं सेम चीज़ यही कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, जो कि मैं इधर दिखाने वाला हूँ आपको, ग्लूकोज के सॉल्यूशन को इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ग्लूकोज के लिए सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा बताओ, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, ये ग्लूकोज के लिए कर रहे हैं। तो डेल्टा TF मुझे पता है, नहीं पता, यहाँ पे मुझे ये तो पता है क्योंकि ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी पानी में ही दिया हुआ है उसने, तो ये तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का, जो कि फिक्स होगा 273.15 दे रखा है आपको। एक चीज़ ये गिवन है, आपको अगर ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा।
तो आप इसके लिए क्या करने वाले हो, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, के एफ तो नहीं पता, के एफ को के एफ रहने देते हैं, इंटू एम। अच्छा एक बार बताओ कितना परसेंट ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है 5 ग्राम 95 ग्राम पानी में डाला हुआ है, तो क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला स्मॉल एम का, एन अपॉन वी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, क्या आएगा मास अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए इसका मोलर मास सॉल्व करके 180 आता होगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, 5% 5 ग्राम ग्लूकोज है तो ऑब्वियस सी बात है कि 95 ग्राम पानी रहा होगा, 95/1000 ये डेटा आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये कितना बनने वाला है 5/180/95/1000 ऐसे कह दूँ। इसको इक्वेशन पढ़ लेता हूँ थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन या तो यहाँ से आप के एफ की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर लो, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। आसान तरीका ये है कि इससे इसको या इससे इसको डिवाइड कर लो। तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन थर्ड से जब मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या बनेगा बताओ, इक्वेशन थर्ड क्या आएगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में 5/180/95/1000। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 × 1000/80 180 × 95 ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय कितना आएगा सेकंड इक्वेशन से 2.15 केल्विन, इधर क्या आएगा के एफ और क्या आएगा 5 × 1000/342 × 95। जब डिवाइड होंगे तो के एफ से के एफ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ और ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो जब ये यहाँ होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जा करके ये ऊपर जाएगा सबसे, तो 95 से 95 भी कट जाएगा। तो डेल्टा टी एफ अपॉन 2.15 केल्विन इज इक्वल टू 342/180, और ये जो यहाँ था ये भी कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई होके 2.15 केल्विन। यस और नो, 18 2 36 होता है तो ये 1 पॉइंट समथिंग आया होगा, 1 पॉइंट समथिंग की मल्टीप्लाई 2 पॉइंट समथिंग से करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा टी एफ मिल जाएगा केल्विन में। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा अभी आपका जो आएगा वो किसकी वैल्यू आई है, के एफ की वैल्यू नहीं आई है, तो ये गैप आया है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से 2 पॉइंट समथिंग ही आ रहा होगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। अच्छा 4.08 आ रहा है, 4.08 केल्विन आ गया डेल्टा टी एफ की वैल्यू। तो 4.08 इसकी वैल्यू आई डेल्टा टी एफ की, किसकी वैल्यू आई, तो आपको डेल्टा टी एफ पूछा था क्वेश्चन में या टी एफ पूछा था, टी एफ पूछा था, डेल्टा टी एफ नहीं पूछा था। तो क्योंकि डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ कह सकता हूँ, तो डेल्टा टी एफ कितना आया 4.08 इज इक्वल टू टी एफ नॉट कितना आया 273.15 माइनस टी एफ, टी एफ को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा टी एफ बराबर 273.15 माइनस 4.08, जो बचेगा वो केल्विन में आंसर आएगा और आपका टी एफ सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 0.01 मोलैरिटी का KCl सॉल्यूशन और BaCl2 का सॉल्यूशन है, उसे पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाए, तो इसका मतलब पानी सॉल्वेंट रहा होगा और ये अलग सॉल्यूशन है, मतलब KCl को इसमें डाला है, इसको इसमें डाला है, दो सॉल्यूशन है आपके पास। तो आपने एक KCl को और एक बेरियम क्लोराइड को पानी में डाला है वाटर में, और BaCl2 को वाटर में डाला है। जो कंसनट्रेशन है वो 0.01 मोलैरिटी है, इसका 0.01 मोलैरिटी है, दोनों का कंसनट्रेशन सेम दे रखा है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl सॉल्यूशन इज इतना, KCl का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, BaCl2 का निकालो। थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सुक्रोज का दिया था, ग्लूकोज का निकालो, पर इसमें 2-3 चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग तो क्या है, थोड़ा सा अपडेट वर्जन है ये क्वेश्चन उस वाले सवाल का। तो हम जब भी क्वेश्चन आता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, मैंने कहा हमेशा ग्राफ बनाओ। तो आपको -2 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसका मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा। आप केल्विन में बदल दो इसे, 273 ऐड करते हैं, तो 273 ऐड करूंगा मैं इसमें प्लस 273, तो ये 271 केल्विन बन रहा होगा, और ये कितना आ रहा होगा 273, 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। वैसे तो चेंज में नहीं करना चाहिए, अभी भी इसका गैप 2 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 2 केल्विन भी कह सकता हूँ। डेल्टा टी एफ 2 केल्विन आया। ये किसका डेटा के लिए ग्राफ बनाया मैंने, KCl के लिए। अब मैं किसके लिए बनाना चाह रहा हूँ, BaCl2 का। तो अब मेरे को ये चाहिए, क्वेश्चन ये है कौन से सॉल्यूशन के लिए, एक का दिया है दूसरे का निकालना है। थोड़ी देर पहले भी यही था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया इन्होंने, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, पहले लिख लेना फॉर कौन से सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन, डेल्टा टी एफ इक्वल टू IKFM होगा। अब आई को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, पहले वाले में कर लिया था हमने, क्योंकि ये जो है KCl और बेरियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूट जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन में बोला था कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है, तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो KCl जब अपने आयन्स में ब्रेक होगा तो कैसे टूटेगा, K+ और
तो आई की वैल्यू निकालने का मैंने आसान तरीका क्या बोला था, टूटने के बाद कितने मोल पैदा हुए, 1 और 1 2, टूटने से पहले कितने थे 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और बेरियम क्लोराइड के लिए कितनी आएगी 3 आ जाएगी, वो भी देखते हैं। तो डेल्टा टी एफ जो कि KCl के लिए कितना दिया हुआ है 2 केल्विन कह सकता हूँ, अभी समझाया, इज इक्वल टू आई की वैल्यू भी क्या लिख दूंगा 2, KF की वैल्यू को KF रहने दो, दिया नहीं है, वैसे वो सॉल्वेंट की होती है जो कि फिक्स होगी, और जो मोलैलिटी या कंसंट्रेशन है वो कितना दे रखा है आपको 0.01 मोल पर लीटर, हाँ या ना। इसको इक्वेशन 1 पढ़ लेते हैं, फिर हम कर लेंगे किसके लिए, फॉर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड के लिए। तो जब मैं यही काम बेरियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन के लिए निकालूंगा तो मुझे पता ही नहीं है डेल्टा TF, गैप नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये पता है कि ये तो 273 केल्विन मानूंगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान के, या तो दिया हो, जैसे इससे पहले वाले सवाल में 273.15 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो हमारे लिए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। तो डेल्टा TF इक्वल टू IKFM आएगा, और IKFM जब ये आएगा तो आई की वैल्यू बेरियम क्लोराइड के लिए कैसे निकालेंगे, कैसे ब्रेक डाउन होता है, Ba+2 + 2Cl नेगेटिव, कैसे तोड़ते हैं आसान भाषा में, AXBY, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं, XA Y पॉजिटिव प्लस Y कैपिटल B X नेगेटिव, तो AXBY तो 1Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl1 नेगेटिव, ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया। तो आई की वैल्यू कितनी आई, टूटने के बाद कितने मोल पैदा हुए 3, टूटने से पहले कितने थे 1, तो आई की वैल्यू इसके लिए कितनी आने वाली है 3। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना आएगा 3 KF, और कंसनट्रेशन 0.01 मोलैरिटी दिया है। इसको मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अगर मुझे डेल्टा TF पता चल गया तो मुझे ये तो पता ही है, तो ये भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल पहले डेल्टा TF निकाल रहे हैं। तो डेल्टा इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो डेल्टा TF अपॉन 2 केल्विन इज इक्वल टू 3 KF इंटू 0.01 मोलैरिटी अपॉन डिवाइडेड बाय 2 KF 0.01 मोलैरिटी। इससे ये कैंसिल, KF से KF कैंसिल, 3/2 डेल्टा TF इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 केल्विन आएगा, मतलब सॉरी यूनिट केल्विन तो केल्विन में ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज की यूनिट केल्विन में ही आनी चाहिए थी, 2 से 2 कट गया। डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना आएगा 3 केल्विन आ गया। तो आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, डेल्टा TF की वैल्यू पता चल गई, हाँ या ना। अब अगर आपको डेल्टा TF पता है तो डेल्टा TF क्या होना था, TF नॉट माइनस TF, ये गैप कैसे आएगा, ये माइनस ये से, तो डेल्टा TF कितना आया आपके लिए 3 केल्विन, TF नॉट जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो जनरली हम 273 मान के चलते हैं, और माइनस TF, तो TF उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो TF बराबर 273 माइनस 3 कितना आ जाएगा 270 केल्विन आ जाएगा, और आपका आंसर स्वाहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mmHg व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज added to solvent. The mole fraction of solute is 0.2. What will be the mole fraction of solute if vapor pressure is to be 20 mmHg? कुछ भी पता नहीं चला होगा। तो एक्चुअली में इसने क्या कहा कि आपके पास जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है। किसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। कितनी यूनिट से, इतनी यूनिट से डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है वेपर प्रेशर, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। आप सबको पता है कि आप बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ पढ़ते होंगे, TB नॉट और TB, और इधर आप वेपर प्रेशर देखेंगे। तो जब ये सॉल्वेंट का ग्राफ होता है और ये सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, तो जब मैं सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनाता हूं तो आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है। तो जब भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया जाता है और सॉल्यूशन बनता है तो वेपर प्रेशर कम होता है। वो बोल भी रहा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा है। सॉल्वेंट का तो क्या हो रहा होगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया होगा तो सॉल्यूशन बन रहा होगा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा जब आपने इसमें ये मिलाया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है उस वक्त 0.2 था। फिर उसने कहा सॉल्यूट का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा जब वेपर प्रेशर 20 mmHg डिक्रीज करे। कितना डिक्रीज करे, 20 mmHg डिक्रीज करे। अब देखो वेपर प्रेशर को लेकर के हमने जितनी पढ़ाई करी है, या तो राउल्ट लॉ वाली करी है, क्या करी है, या तो हम ये जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हाँ या ना। एक तो ये बात जानते हैं। दूसरी बात जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं PA बराबर PA0 इंटू एक्स से, PB इक्वल टू PB0 इंटू XB। अब क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब वेपर नहीं बनाएगा, तो वेपर प्रेशर कितना बनेगा 0 इंटू समथिंग कितना होगा। तो इसका मतलब वाली लाइन खत्म। इससे निकाल लो या इससे निकालो, ये दोनों एक ही बात है वैसे तो, क्योंकि ये इसी से बनता है। तो फिलहाल मैं ये वाला फॉर्मूले से जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे क्या पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा मेरे को। अब होता क्या है, इसने जो क्वेश्चन में दिया है पहली बात वो समझना है कि दिया क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है।
कितनी यूनिट से, 10 mmHg से। तो पहले तो मैंने फॉर्मूला लगाया पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। क्लियर है? क्या ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये जो गैप है ना ये वाला, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है, और ये जो गैप है यही एक्चुअली आपको 10 mmHg दे रखा है। वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 mmHg दे रखा है, तब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल रहा है, अदरवाइज तो क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है। हमें लग रहा होगा कि पूरा का पूरा यही 10 mmHg दे दिया हो। समझ रहे हो? तो ये पूरी चीज़ नहीं दी है एक्चुअली, आपको ये चेंज दिया है, सॉल्वेंट का है, ये भी सॉल्वेंट का है। वैसे तो पी ए कितना होता होगा, ये जो है सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है, तो ये जो आपको 10 mmHg दिया है वो इसका डेटा दिया है, ये दिया हुआ है। तो इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे हम, क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया था तो आप इसे पी ए नॉट ही लिखे रहने दोगे, इज इक्वल टू एक्स बी की वैल्यू आपको कितनी दे दी, सॉरी 100 नहीं 10 mmHg दिया है, और अपॉन में पी ए नॉट की वैल्यू आपको दिया नहीं है, ये गैप दिया था, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो इतनी दे रखी है। तो इसके कमी इतनी आ रही है तो मैं इसे क्या मान के चल रहा हूँ पी ए नॉट। तो यहाँ से दिस, या तो इक्वेशन 1 भी पढ़ सकते हो, या दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ से बताओ पी ए नॉट इज इक्वल टू 10 mmHg अपॉन 0.2 कह दूँ। सो दिस इम्प्लाइज पी ए नॉट की वैल्यू, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि 50 mmHg आ रही है, यस और नो? पी ए नॉट क्लियर हो गया, पी ए नॉट की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1। फिर उसने क्या बोला क्वेश्चन में चेंज करने के बाद, ये तो पहली कंडीशन पे बात करी थी उसने, फिर सेकंड पार्ट इसने क्वेश्चन का क्या बोला, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। पहले तो दे भी रखा था मोल फ्रैक्शन, लेकिन क्या होगा जब वेपर प्रेशर में जो कमी है वो कितनी रह जाए, ये बोला था वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट है वो कितना रह जाए, 10 mmHg रह जाए। फिर से क्या कंडीशन लगाऊंगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्स बी। क्या ये पूछा है आपसे? अब की बार ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना दे रखा है, mmHg दे दिया, अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू अभी निकाली थी आपने 50 mmHg, हाँ या ना? ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स बी की तो आपको निकालना था, mmHg से mmHg कट गया होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं आती, 2/5 0.4 आया होगा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बी की वैल्यू डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, ये 0.4। अच्छा मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया, उसने सॉल्यूट का नहीं पूछ के सॉल्वेंट का पूछा था, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया। आप सबको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम करने पे कितना आता है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स ए जो कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो ऐसे करना था। इस क्वेश्चन में क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो इतनी आ रही है। तो एक्चुअली ये पूरा रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर नहीं दिया आपको, ये दिया है, तो इसकी जगह 10 पुट करेंगे तभी आंसर लगेगा। एक और बढ़िया बेहतरीन सवाल पे बात करते हैं। इसने का कोई सॉल्यूशन है 100 ग्राम पर डीएम क्यूब। यहाँ पे थोड़ा सा खेल बस यूनिट का है, अगर आप हंस सकते हो तो, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत है नहीं। 100 ग्राम पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन है यूरिया का, जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है विथ 5% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया आपने। इसका मतलब आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन तो यूरिया का है, यूरिया को आपने किसी पानी वानी में, जब तक कुछ दिया ना हो तो सॉल्वेंट पानी होगा, तो उस यूरिया को पानी में डाला और सॉल्यूशन बन गया। तो एक सॉल्यूशन तो आपका किसका है, यूरिया का सॉल्यूशन है, दूसरे में कौन है पता नहीं कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया आपने और उसका एक सॉल्यूशन है। ये जो दो सॉल्यूशंस हैं इन दोनों के, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। मतलब अगर मैं मानूं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, तो आपको पता होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के क्या दे रखे हैं, दोनों सॉल्यूशंस के इक्वल दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो पाई बराबर आपको पता होगा फॉर्मूला होता है CRT, या कुछ बोल देते हैं MRT। M मतलब कंसंट्रेशन, या मोलैरिटी, मेरे को C अच्छा लगता है, मैं CH लिख रहा हूँ, CRT। तो बेसिकली C1R_T1 C2R_T2, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहा होगा, कुछ मेंशन नहीं है तो R तो गैस कांस्टेंट होता है, वो तो सेम ही रहता है दोनों का, तो R1 R2 सेम ही होंगे, टेम्परेचर भी सेम होंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब ये जो मोल्स हैं वो कैसे आएगा आपके पास, मास अपॉन मोलर मास से, हाँ या ना? तो मास अपॉन मोलर मास। अच्छा ये 100 ग्राम दिया था यूरिया, 100 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, डेसी का मतलब ही 10 होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता होगा, दोनों तरफ क्या कर लो, क्यूब कर लो, तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता होगा।
और आपको पता होगा कि 1 लीटर में 10³ सेंटीमीटर क्यूब आते हैं, यूनिट कन्वर्जन। तो मैं इसकी जगह क्या कह सकता हूँ, 1 लीटर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, 1 लीटर कह सकता हूँ। तो ये जो यूरिया का डेटा है और ये किसका डेटा है, किसका डेटा दे रखा है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। कौन है सॉल्यूट, पता नहीं कौन है, वॉलेटाइल। तो वॉल्यूम दोनों का 1 लीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मास लिखूंगा यूरिया का जो कि 100 दे रखा है, मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60 होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि कितना आ जाएगा इतना। ठीक है, तो इसकी यूनिट लिखूंगा तो क्या लिखते हैं, ग्राम, ग्राम पर मोल पता ही होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखूंगा, मास किसका 5, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था 5% का मतलब कितना ग्राम रहा होगा 5 ग्राम, अपॉन मोलर मास वही आपको निकालना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर से 1 लीटर निकल लो, ग्राम से ग्राम निकल लो, मोल इनवर्स रहेगा ये। तो मुझे कैपिटल एम निकालना है, तो कैपिटल एम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपकी बार, 5 × 60 ग्राम अपॉन 100 और ग्राम पर मोल, क्योंकि मोल भी यहाँ गया होगा मोल इनवर्स वाला। इससे ये निकल लो, 5 6 या 30 आया होगा, 30/10 कितना हो जाएगा 3 ग्राम पर मोल। चलिए नेक्स्ट बढ़िया सवाल पे बात करते हैं। इसने कहा एक एक्वा सॉल्यूशन है, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया 2% या और काई में डाल दिया, पानी में डाल दिया होगा और एक सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया, तो पानी में ही डाला होगा, एक्वा सॉल्यूशन बोल रहा है। तो एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ इतना बार, किसका प्रेशर दे दिया इसने, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का जितनी पढ़ाई मेरे को समझ में आ रही है, क्योंकि उसने कहा कि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो कितना किया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर दे रखा है। ठीक है, बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको कंफ्यूज कर देती है। पहली बात तो ऐसे सवाल पढ़ के ऐसा लगता है कि ये सवाल ही हमारे लिए नहीं बने, दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा सवाल भी वैसे ही आ जाता है, फिर ऐसा लगता है तीसरा करें, ऐसे करते करते लास्ट सवाल पे पहुंच जाते हैं, फिर रोते रोते घर आ जाते हैं। तो एक एक लाइन पढ़नी होती है, तब जाके क्वेश्चन समझ में आ पाता है। एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें ये समझना होता है कि हमारे पास क्या क्या हथियार अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या हमको करना है, क्या निकालना है, क्या दिया है। जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसको इसमें डाला गया है वेपर प्रेशर को लेकर के या पार्शियल प्रेशर को लेकर के मेरे से बोला जा रहा है। मैंने आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर का सवाल है, इतना तो क्लियर लग रहा है क्वेश्चन में सवाल पढ़ते वक्त। दूसरी बात, जब सॉल्यूशन चैप्टर का सवाल आता है तो सॉल्यूशन में हमारे पास 7 फॉर्मूले या 6 फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। हेनरी लॉ, राउट लॉ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है जो कि वेंटो फैक्टर है। तो प्रेशर को लेकर के मेरे पास जो फॉर्मूले हैं, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, वेपर प्रेशर वाले से रिलेटेड रिलेटिव लोअरिंग वाला भी है, और राउट लॉ भी है, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स से, पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पर जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आता है तो राउट लॉ क्या कहता है, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स से, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। 2 इक्वेशंस आती हैं जो कि ये वेपर प्रेशर है और ये पार्शियल प्रेशर्स दे रखे हैं। तो होगा क्या, जब नॉन वॉलेटाइल होगा तो सॉल्यूट तो वेपर ही नहीं बनाएगा, तो वेपर प्रेशर 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, तो यही लाइन से आंसर आएगा। तो पक्का ये वाला तो लगेगा नहीं, फिर ये वाले से आंसर आ रहा होगा। अब इससे आ रहा होगा तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स भी जानते हैं हम। अब एक्स भी जानते हैं तो ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होता है और ये वेपर प्रेशर टोटल मतलब पार्शियल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का। अब क्योंकि उसने सॉल्यूशन का प्रेशर दिया था तो P बराबर पी ए प्लस पी बी से आता है। अभी आपको समझाया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए पी बी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं पी ए की जगह पी भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, यस और नो। तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा सवाल में, फ़र्क ये पड़ जाएगा कि इसने जो सॉल्यूशन का प्रेशर दिया था मैं उसकी जगह 1.004 बार लगा पाऊंगा। अब 1.004 बार लगा पाऊंगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या लिखूं। उसने बोला था कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किस पे है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब 1 atm प्रेशर होता है, और 1 atm को बार में बदलूंगा तो 1.013 बार आता है। ये आपका यूनिट में बार में, क्योंकि ये बार में दिया था इसलिए मैंने बार में कन्वर्ट करने के लिए तो इसकी जगह 1.013 अपॉन 1.013 लगा रहे हैं। एक्स बी की जगह क्या लगाएंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या होता है, सॉल्यूट का मोल्स। सॉल्यूट के मोल्स कैसे आएगा, मास अपॉन मोलर मास से। सॉल्यूट कितना था 2%, 2 ग्राम दे रखा था, तो मास अपॉन मोलर मास वही आपको निकालना है। अपॉन में सॉल्वेंट के लिए अब 2% है तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। तो पानी कितना रहा होगा 98 ग्राम। मास अपॉन पानी का मोलर मास कितना आ जाएगा
H2O होता है पानी, इसका मोलर मास 16 + 2 कितना आ जाएगा 18 अपॉन में फिर यहाँ क्या आएगा 2/m। हाँ या ना। जनरली हम सॉल्यूट के इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो आप चाहो तो इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, सॉल्यूट की मात्रा को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो आप इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा 1.013 माइनस 1.004/1.013 इज इक्वल टू 2 × 18/98 इंटू कैपिटल M। हाँ या ना। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49, 18/49 आ रहा है, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब यहाँ से बताना, 18/49। क्लियर है। ये यहाँ जाएगा तो ये 1.013 ऊपर आ रहा होगा, इनका गैप अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा तो कितना बच रहा होगा, 13 में से 4 गया तो 0.009 बन रहा होगा, 009 ये डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मोलर मास आपका अप्रॉक्सीमेटली 41 के अराउंड आ रहा है। आप ट्राई कर लेना एग्जैक्टली सॉल्व करके कितना आ रहा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन, ईथेन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है ओवर अ सॉल्यूशन containing 6.56 into 10⁻³ ग्राम। पार्शियल प्रेशर दे रखा है इथेन का इतना ग्राम कंटेनिंग ऑफ ईथेन इज 1 bar if the solution contains 5 × 10⁻² ग्राम of ethane, then what will be the partial pressure of gas। गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, क्या दिया इसने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन दे दिया, ईथेन का पार्शियल प्रेशर दे दिया पूरे सॉल्यूशन में कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ ईथेन है। इसका मतलब ईथेन को किसी में डाला होगा, जनरली जब पूछना दिया हो तो पानी में डाला होगा, तो ईथेन का क्या दे रखा है आपको, मास दे दिया ऑफ ईथेन इज 1 bar। अच्छा सॉरी, ईथेन की इतनी अमाउंट है और जिसका पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 1 bar दिया हुआ है। इफ़ द सॉल्यूशन, अच्छा कई बार वो लैंग्वेज में लिख दे तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि डेटा ही नहीं दिया, तो 1 bar ही दे रखा है। फिर इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम ऑफ ईथेन देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जब इतनी मात्रा है तब पार्शियल प्रेशर कितना है 1 bar है। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन की मात्रा कितनी हो जाए, इतनी हो जाए, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन में कुछ और गिवन नहीं है, तो अब पार्शियल प्रेशर को लेकर के या वेपर प्रेशर को लेकर के हम राउट लॉ, हेनरी लॉ, प्रेशर को लेकर के और ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पर P = हम KHX लगा रहे हैं, वैसे दूसरा वाले फॉर्मूले से भी जा सकते थे इस इक्वेशन से, P = KHX इक्वेशन 1, P = KHX दूसरी वाली कंडीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी वाली कंडीशन समझ रहे हो, पहली ये कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन ये दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ था 1 bar, 1 = KH और x कैसे आता है, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। कैसे आएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, वही Na/Na + Nb है ना। ठीक है, और फिर जो कि कितना बन जाएगा आपके पास, पहले कितना डेटा दिया था 6.56 × 10⁻⁶ ग्राम। इक्वेशन 1 पढ़ रहा हूँ मैं अभी। दूसरी इक्वेशन के लिए P बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, KH और x की अमाउंट क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, वो ये दे रखी है 5 × 10⁻² ग्राम। हाँ या ना, मतलब ये 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये आया है। अच्छा ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको मैं बता दूँ कि इसने क्या दे रखा है, आपको मास दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया या मोल्स नहीं दिए, मास दिए थे तो फिर मुझे Na/ इससे जाना था। लेकिन एक्चुअली में आपको पता होगा कि जो हेनरी ने जो नियम दिया था वो ये कहा था कि जब मैं गैस की जितनी मात्रा पर प्रेशर लगाता हूँ तो M = KH P पढ़ता हूँ, तब KP पढ़ता हूँ, तो P = 1/Km आता है। तो इसी को मैं क्या पढ़ लेता था, KH पढ़ लेता था। हेनरी ने तो मास के लिए ही तो फॉर्मूला बनाया था, वो तो हेनरी के फ्रेंड डाल्टन ने कहा कि इसे मोल फ्रैक्शन से डिस्प्लेस कर दो। तो अगर कभी मोल फ्रैक्शन की जगह मास टर्म दिया हो तो भी वो कौन सा फॉर्मूले से लगेगा, मोल फ्रैक्शन हेनरी लॉ से लगेगा, और ये फॉर्मूला M के लिए भी लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में बस यही ट्विस्ट था कि मास दिया हुआ था। अब आप मुझे बताओ, मैं इसको थर्ड पढ़ लेता हूँ, थर्ड और फोर्थ क्या मतलब वही डेटा लिखा है, तो अब मैं इससे इसको डिवाइड कर लूँ, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो KH से KH कट जाएगा, तो P/1 आ जाएगा इक्वल टू KH से KH कट गया होगा, ऊपर क्या आया होगा 5 × 10⁻² ग्राम अपॉन में 6.56 × 10⁻³ ग्राम, ग्राम से ग्राम भी कट गया होगा, ये 1 bar रहा होगा ना।
जब ये इधर जाएगा तो बार में यूनिट आ जाएगी, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ - 2 10 बन गया होगा। तो 50 अपॉन दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू कितना बना होगा 50 अपॉन 6.56 और इंटू 1 बार, तो यूनिट कहीं में आ जाएगी, बार में आ जाएगी। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 7 के अराउंड आंसर आ रहा होगा इसका। 6 7 जा 42, हाँ 6 8 जा 56 हो जाता है, 7.5 के अराउंड इसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक, कोई डाउट? तो ये इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था या क्या नई बात थी, यहाँ पे आपको मास टर्म दिया था, तो मास टर्म दिया था तो प्रेशर को लेके मास टर्म दिया जाता है, तो हेनरी में कभी मास दिया हो, ये क्वेश्चन कराया इसलिए गया था, इसमें अलग यही था कि आपको मोल फ्रैक्शन ना देके मास दिया गया हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हेनरी के लॉ से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट बताना है जबकि आप इसे डिसॉल्व कर रहे हो 2.5 लीटर वाटर में, मतलब कैल्शियम क्लोराइड को पकड़ के पानी में डाल दिया आपने और 2.5 लीटर पानी में डाला है, तो आपको CaCl2 की अमाउंट बतानी है, तब बतानी है जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। मतलब उसका कोई मतलब नहीं है टेम्परेचर का, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, पर टेम्परेचर की वैल्यू भी लगेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर के जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर ICRT होता है। तो ICRT में कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैसे टूटता होगा, Ca+2 + 2Cl नेगेटिव। आई की वैल्यू टूटने के बाद 1 और 2 कितने हुए, 3, टूटने से पहले 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, 3 आ जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 0.75 atm। यहाँ बस एक समझने वाली बात है यूनिट्स, आई की वैल्यू लिख दूंगा 3, कंसंट्रेशन की ही वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली आपको कंसंट्रेशन ही निकालना है। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको 2.5 लीटर दे रखा है, इनटू R। R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन होती है। क्योंकि ATM और लीटर वाली यूनिट आ रही है तो R की वैल्यू में 0.0821 वाली लगा रहा हूँ, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, इनटू टेम्परेचर भी लगाना है। टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ केल्विन है तो मुझे इसे केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा। केल्विन से केल्विन इनवर्स निकल लो, सॉरी पर मोल तो रहेगा ही ऐसे ही, अभी कट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे से इसकी यूनिट मोल में आती तो वो उसकी वजह से मोल बन जाएगा। वो ATM से क्या कट गया होगा, ATM लीटर से लीटर कैंसिल हो गया होगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका मोल्स, क्या निकलेगा, जो कि कैसे आएगा 0.75 इंटू 2.5 अपॉन में 3 इंटू 0.0821 इंटू कितना हो जाएगा 300। और ये जो भी कुछ सॉल्व होकर के आएगा वो CaCl2 के क्या सॉल्व होकर के आ जाएंगे, मोल्स। वैसे वो अमाउंट भी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे से आपको आंसर बता देता हूँ टाइम वेस्ट किए बिना। तो जो इसके मोल्स आ रहे हैं सॉल्व करके आप ट्राई कर लेना, चेक कर लेना कितना आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। 0.02233 इसके मोल्स आ जाएंगे। वैसे अगर मोल से मास पूछा होता है इसका तो मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 0.02233 और मोलर मास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोलर मास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोल्स कितने आ जाएंगे CaCl2 के 0.02233 मोल इंटू मास। CaCl2 का मास कैसे आएगा, मोलर मास कितना आएगा एक्चुअली, इसका कितना होगा 40, इसका होता है 35.5 इंटू 2 70 71 हो रहा होगा, 111 आ जाएगा। और यूनिट क्या आने वाली है मोलर मास की, ग्राम पर मोल। मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा तो आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा, अगर ग्राम में निकालना होता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जब भी क्वेश्चन आता है तो मैंने कहा था कि आप जरूर ग्राफ बनाएं। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मुझे लगता है कि ग्लूकोज के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको 100.20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यस और नो। जब तक कुछ बोला ना जाए तो पानी का फ्री बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, कितना रहता है। तो आपका ये जो डिफरेंस है डेल्टा TB जिसे बोलते हो आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। अगर मुझे इसे केल्विन में बदलना होगा तो क्या ऐड करूँगा 273, नहीं करूँगा, क्योंकि 273 में यहाँ भी ऐड करूँगा, यहाँ भी ऐड करूँगा, माइनस करूँगा तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट 0.20 केल्विन कह सकता हूँ। अब जब मैं इसे ठंडा कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन यहाँ पे फ्रीज हो गया, ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन है। जब ठंडा कर रहा हूँ तो यहाँ फ्रीज हो गया, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का सॉरी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। पानी में मैंने ग्लूकोज डाला है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है। आपसे सवाल में ये पूछा है, ये दिया हुआ था, बस ये मैंने अपने आप से बोला और ये क्वेश्चन डेल्टा TB पता चल गया। आपको डेल्टा TF सवाल में बताना है। दोनों का मिक्स सवाल हो गया, ये एलिवेशन का भी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी। तो अब एक बार बताओ, डेल्टा TB इक्वल टू KBM लिख दूँ, वैसे तो IKBM लिखना चाहिए, पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, यूरिया ये सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अपने आयन में टूटते नहीं है, तो आई की वैल्यू 1 आती है डायरेक्ट। तो आई लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो ग्लूकोज का डेल्टा टी बी में 0.20 केल्विन कह दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इक्वल टू के बी की वैल्यू, के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, के एफ और के बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले के एफ की वैल्यू है, बाद वाली के बी की वैल्यू, तो के बी की वैल्यू कितनी है 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और इनटू मोलेलिटी कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन नहीं दिया आपको, हम पढ़ लेते हैं, सेम सॉल्यूशन बोला है उसने, सॉल्यूशन तो सेम ही है, मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन ये भी है, ये भी वही वाला सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन दोनों ही सॉल्यूशन की सेम ही रहेगी, दोनों क्या एक ही सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन एम ही है, इसका भी एम आएगा, दूसरे वाले का भी एम आएगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालूंगा तो कैसे आता है, के एफ एम से, डेल्टा टी एफ आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पूछा है, जो कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट में जनरली क्या मान के चलता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन कह सकता हूँ, इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू, के एफ की वैल्यू कितनी दी है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और यहाँ इसको भी क्या पढ़ लेता हूँ एम, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेता हूँ तो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इज अपॉन 0.20 केल्विन इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू स्मॉल एम अपॉन में 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू मोलेलिटी, इससे निकल लो केल्विन किलोग्राम पर मोल से ये निकल लो, तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा 0.20 केल्विन इंटू 1.86 अपॉन 0.512, इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है आपका, ये एग्जैक्टली मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपका कितना आंसर है इसका, हाँ डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 0.7254 केल्विन, यूनिट भी आएगी केल्विन में, तो आपकी किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई, टी एफ पूछा था, डेल्टा टी एफ नहीं पूछा था उसने आपसे, फिर डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, जो कि 0.7254 इज इक्वल टू 2F नॉट को क्या बोल सकते हैं 273 केल्विन माइनस टी एफ, वो आपको निकालना है, तो टी एफ को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो 273 केल्विन माइनस 0.7254, तो टी एफ की वैल्यू इससे इसको माइनस कर दूंगा, तो टी एफ आपका एग्जैक्ट आ रहा है 272.75 केल्विन, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्लियर, ठीक है। अब ये 1 मार्क्स वाले PYQs पे बात कर लेते हैं हम, MCQs टाइप के क्वेश्चन वाले पे। इसने पहला सवाल इस पे बोला है 2025 में आया हुआ था ये, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल, जब एसोसिएशन होगा तो चीज़ें एसोसिएट हो रही होगी, जुड़ रही होगी, तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या कर जाएगा, या मोलर मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब चीज़ें एसोसिएट होंगी, जुड़ेंगी, किसी में कोई चीज़ जुड़ जाएगी तो उसका मोलर मास बढ़ जाएगा। अगर यही केस डिसोसिएशन के लिए बोला होता तो मास क्या हो जाता, डिक्रीज कर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइप मैंगो प्लेस इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज, उसने कहा कि जब आम को अचार बनाने के लिए उस सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जो भी आपने मसाला बना रखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रखा है, तो आपने देखा होगा आम ऐसा लगता है चूस लिया आम को किसी ने, तो आम पिचक जाता है, तो आम का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है और आम सिकुड़ के श्रिवल कर जाता है, सिकुड़ के बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे चूस के डाल दिया होगा आम, तो बेसिकली वो आम का अचार बन जाता है उसमें। तो ये क्यों होता है, ये एक सवाल था। तो आंसर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस के कारण ऐसा होता है, और ऑस्मोसिस के कारण जो आम के अंदर का पानी होता है वो उसे क्या कर देता है, निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। किस में निकाल देता है, वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन था उसमें ट्रांसफर होने लग जाता है लिक्विड, तो लिक्विड ट्रांसफर होने लग जाता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड वाला था, तो लो कंसंट्रेशन वाला पानी हाई कंसंट्रेशन में मेम्ब्रेन के थ्रू पार हो जा रहा है, उसी घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन, अगर मैं खुले बर्तन में खाना बना रहा हूँ या मैं कुकर में बना रहा हूँ तो कुकर में जल्दी खाना बन जाता है, क्यों? तो एक्चुअली क्या होता है कि छोटी सी जगह पर आप जब उसे गर्म करते हो, जो कि खुला हुआ नहीं है, कुकर बंद है पूरी तरीके से, तो उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो इसलिए जल्दी खाना बन जाता है, क्योंकि उस कम जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसमें खाना जल्दी बनने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला 2025-24 वाले क्वेश्चन से एक्स और वाई को मिलाया, दो जो फाइनल सॉल्यूशन बन गया एक्स वाई, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया इन दोनों के वॉल्यूम से, तो राउल्ट लॉ से कौन सा डेविएशन शो करेगा। राउल्ट लॉ की कंडीशन क्या थी, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स से, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, और डेल एच मिक्सिंग जीरो आना चाहिए और वॉल्यूम में चेंज भी जीरो आना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसे कहते हैं आपका कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो तब हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, अगर ये लेस देन आती है तो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो वॉल्यूम पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है, जीरो से बड़ा होना, मतलब पहले कम था बाद में ज़्यादा हो गया। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूट में सॉल्वेंट या सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने,
सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर, सॉल्यूशन बनने पर वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये राउल्ट लॉ से कौन सा डेविएशन शो करेगा। और अगर एजोट्रॉप पूछा होता जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं, ये ध्यान रख लेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर से PYQs पे बात कर लेते हैं। 2025 के क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं, 2024 वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। इसने एक एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 मार्क्स वाले टाइप के क्वेश्चन में। एसर्शन ये बोला कि NaCl को जब मैं किसी सॉल्वेंट में डालता हूँ तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है, सही है या गलत। इसने बोला ऐसा इसलिए होता है कि NaCl डिसोसिएशन शो करता है, रीज़न ये दिया था इसने। अब एक्चुअली जब भी ये आता है तो ये TF0 है और ये TF है, जब भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो ये जरूर बनाएंगे। ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाता हूँ, मतलब सॉल्यूट मिला रहा हूँ सॉल्वेंट में, तो क्या हो रहा होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। तो जब आप, क्योंकि ये मिलाया है आपने इलेक्ट्रोलाइट वाला, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी NaCl के लिए। NaCl के आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, Na+ और Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू टूटने के बाद 2 मोल्स, टूटने से पहले 1, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, डेल्टा TF की वैल्यू भी क्या होगी, जब ये दुगना हो जाएगा तो डेल्टा TF भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इस चीज़ को कहते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ऑब्जर्व होगा या बढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, लेकिन TF ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पर क्वेश्चन ये बोला था कि NaCl मिलाने पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा, सही बात है कि भैया डेल्टा TF मतलब ये बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा, सही बात है, लेकिन TF क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला कि एसोसिएशन में क्या होगा, अगर कोई बाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल है, बाई मॉलिक्यूलर मतलब 2 पार्टिकल मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, तो उसके लिए A और E आपस में मिलकर के A2 बना रहे हैं, बाई मॉलिक्यूल है, 2 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू जुड़ने के बाद 1, जुड़ने से पहले 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। एक चीज़ और, जब डेल्टा TB बढ़ता है, डेल्टा TB क्या चीज़ होती है, क्या वो ये होता है, तो जब ये बढ़ता है, ये तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है तो फिक्स ही रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, हाँ या ना, ये बढ़ता होगा। तो जब डेल्टा TB बढ़ेगा तो TB भी बढ़ेगा, लेकिन अगर कभी डेल्टा TF इंक्रीज करेगा, ये बढ़ेगा, तो TF क्या होगा, घटेगा। तो TF डिक्रीज करता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, क्लियर है। सॉरी, TF क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे अगर पूछा जाए कि 0.1 मोलैरिटी का NaCl सॉल्यूशन है और 0.1 मोलैरिटी का Na2SO4 का सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन में डेल्टा TF और डेल्टा TB या TF और TB ज़्यादा किसका होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। एक मैं इसमें सवाल बना देता हूँ, डेल्टा TF किसका ज़्यादा होगा, TF किसका ज़्यादा होगा इन दोनों में से, डेल्टा TB इन दोनों सॉल्यूशन में किसका ज़्यादा होगा और TB इन दोनों सॉल्यूशन में किसका ज़्यादा होगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है, IKBM, और डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, IKFM। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। KF और KB सॉल्वेंट की आती है, जब दिया होगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल अभी हम इन दोनों में बात कर रहे हैं और इन दोनों में बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आएगी NaCl के लिए, 2, लेकिन Na2SO4 के लिए I की वैल्यू कैसे आएगी, कैसे टूटता है ये, 2Na + 1 + 1SO4, 2 नेगेटिव, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो I की वैल्यू इन दोनों में से ज़्यादा किसकी है, इसकी ज़्यादा है। तो जब I की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेल्टा TF भी ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, Na2SO4 का। और जब Na2SO4 का डेल्टा TF ज़्यादा होगा तो TF क्या होगा, इसका कम होगा। इन दोनों सॉल्यूशन में I की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो डेल्टा TB भी किसका ज़्यादा आएगा, इसका ज़्यादा आएगा, हाँ या ना। लेकिन TB भी क्या आएगा, डेल्टा TB बढ़ेगा तो TB की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं इससे रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, बढ़िया सवाल है। एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। CO2 गैस जो है वो मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन गैस। 2 गैस है, CO2 और ऑक्सीजन, ये वाली गैस ज़्यादा सॉल्युबल है इससे, तो इसके KH की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम जानते हैं हेनरी कांस्टेंट P = KHx, हमने कहा था इसको सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है हमारे पास, CO2 की। तो जब CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो P/X = KH, क्या फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसका KH वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो किसका KH कम होगा, इसका कम होगा। यस और नो, CO2 का KH क्या आने वाला है, कम आने वाला है, ध्यान रखेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, 0.9 मोलैरिटी का अगर NaCl का सॉल्यूशन होता है तो ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन माना जाता है, मतलब कंसंट्रेशन इतनी है। अगर कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो तो उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। NaCl को ब्लड में मिलाया, ब्लड सेल्स में, तो जब NaCl को ब्लड में मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है, अगर उसका कंसंट्रेशन इतना होता है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपका, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन इस अमाउंट से कम हो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसने दो सवाल दिए, 1.2% NaCl हो तो क्या होगा, 0.4% NaCl का सॉल्यूशन हो ब्लड सेल के साथ तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा। तो क्योंकि 1.2% जो कि 0.9% से ज़्यादा है तो ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। अगर इस कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन हो तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और बाकी हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और ये सब क्या कहलाते हैं, दो सॉल्यूशंस हैं। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो ये हाइपर है, इसका कम है तो ये हाइपोटोनिक है। अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं तो इन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। इस पर मैं न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ। तो सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने टाइप की चीज़ें हो सकती हैं ये सब आपके सामने हो गया है। यही आएगा, कोई गारंटी नहीं है, ऐसा ही आएगा, इस बात की पक्की गारंटी है, ऐसा ही आएगा। तो बेसिकली क्योंकि जितने भी टाइप की चीज़ें बन सकती है, आपके पास 6 चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हेनरी, राउल्ट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर और वेंटो फैक्टर, वो बीच बीच में हमने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। तो घुमा फिरा करके इन्हीं चीज़ों पे बात बनती है, जो कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन पे बात कर चुका हूँ। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।